आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। अब इसमें धर्म और मजहब की भी एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में इतवार के रोज एक इंतखाबी रैली में कांग्रेस को घेरने के लिए मुसलमानों का नाम ले लिया। तो वहीं पीएम ने यह भी दावा कर दिया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुल्क की जायदाद पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए इलेक्शन कमीशन से एक्शन का मुतालबा किया है। वहीं एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी के बयान के बाद अब पूरी बीजेपी इसी पैटर्न पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, बल्कि हिंदू मुस्लिम पर बात होने लगी है। ऐसा लगता है कि अब यह इलेक्शन हिंदू मुसलमान की तरफ जाने लगा है। आइए सबसे पहले हम आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर हंगामा हो रहा है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी ने झूठ का सहारा लिया है और कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर या मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस लीडर ने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद। आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपकी इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। अब 1.5 महीना बचा है, जाइए, रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत ही पढ़े लिखे महानुभाव बैठे हैं। कभी किसी ने इस तरह का झूठ नहीं बोला जिस तरह से आप बोलते हैं। और आपके बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा और आपका नाम इतिहास के डस्टबिन में जाएगा जिस तरह का आप झूठ बोलते हो। माफ कीजिएगा, ये भाषा हम आप ही से सीख रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। इस बात की पुष्टि खुद नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा जो राजस्थान में थी उस दौरान दे दी। नरेंद्र मोदी जी
जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं। एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। असलियत यह है कि आपको मंगलसूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक औरत जब मंगलसूत्र पहनती है ना तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दाम्पत्य के उस सूत्र में बंध जाती है जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगलसूत्र होता है। इस देश के करोड़ों लोग पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से दाम्पत्य के सूत्र को, दाम्पत्य के संबंध को निभाते हैं। आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे। यह सिर्फ एक जेवर, एक गहना नहीं होता है, यह दाम्पत्य का वो प्रतीक है जो औरत धारण करती है और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है। आप भले इसको ना समझिए, लेकिन इस देश के करोड़ों महिलाओं का, करोड़ों बेहताओं का आपने आज घोर अपमान किया है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अपने 10 साल के शासन काल में आपने किसानों का, श्रमिकों का, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, हाशिए पर रहे लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है उसके अंत का वक्त आ गया और चुन चुनकर वोट के माध्यम से आपसे हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बिल्कुल जातिगत जनगणना की बात है और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों के साथ साथ सामान्य वर्ग के, सामान्य कास्ट के, ठाकुर ब्राह्मण जैसी कास्ट के भी उन गरीब लोगों के साथ न्याय होना चाहिए जो समाज के हाशिए पर है। असल में तो लोगों की जेब पर डाका आपने डाला, लूटा खसोटा आपने, लोगों से जबरन वसूली करके अपने मित्रों की जेबें, उनकी तिजोरियां आपने भरी और अब आप निहायत ही घटिया बात करने पर उतारू हो गए। अरे थोड़ा तो बोलने से पहले सोचा करिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री। आज पूरा देश स्तब्ध है कि एक चुना हुआ प्रधानमंत्री ये कह कैसे सकता है, लेकिन इसी देश ने चुना भी तो आप ही को है। खैर, अब समझ में आ गया है, बस थोड़े ही दिनों की बात है। लेकिन जाते जाते ऐसी बात मत कीजिए कि पूरा देश पानी पी पी कर आपके शब्दों को, आपके बयानों को और आपकी घिनौनी गंदी सोच को कोसे। वही हो रहा है आज। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि PM मोदी या बीजेपी के लीडरान जो हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जहां तक मुसलमानों के बच्चा पैदा करने की बात है तो बीजेपी के लीडरान खुद देखें। उन्होंने PM मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और रविशंकर प्रसाद का भी नाम लिया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावीद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई यह है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी मां और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान वो कम हुआ है।
हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का डेटा बता रहे, फर्टिलिटी रेट 2.36। अब आप इस पे आ जाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी है। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है। कहा 25 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कोई कंफर्म डेटा नहीं है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं। 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। 21 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने कहा कि डेटा अवेलेबल नहीं है। 11 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से कितने आ रहे। 1 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ने वही जवाब दिया। 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया। 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया। 3 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। तो मोदी जी, आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। अब मोदी जी का जवाब सुनो आप। अब हम उनको जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है, तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत के लोग बोलना शुरू कर दें कि हमारे पास पार्लियामेंट की सीट कम है, हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के प्रधानमंत्री, बताओ हमको। सियासी हंगामा आराई के दौरान कांग्रेस का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन से मिला है और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। वो कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से मुताल्लिक झूठ फैला रहे हैं। उनके बयान पर इलेक्शन कमीशन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के वफ्द में अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा साबिक वजीर कानून सलमान खुर्शीद और गुरदीप सिब्बल शामिल थे। बहरहाल पीएम मोदी के बयान के बाद हिंदुस्तान की सियासत में हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ने लगा है। अपोजिशन की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी को अपनी हार नजर आने लगी है, इसलिए कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है। हालांकि इस बयान का असर क्या और कितना होगा, इसका पता 4 जून को चलेगा, जब इंतखाबी नतायज सामने आएंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और हमें दीजिए इजाजत।